तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल IPITU फोकस क्लासेस में। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम RCC की जो IS कोड 456 2000 की एक कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। हमने पार्ट 5 तक ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है और आज इस सीरीज का है पार्ट 6। ठीक है, तो पार्ट 5 में हमने कवर किया था पेज नंबर 22, पेज नंबर 23, पेज नंबर 24 और पेज नंबर 25 IS कोड का। तो आज हम इस पार्ट 6 में कवर करेंगे हमारे पेज नंबर 26 से लेके पेज नंबर 31 तक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने सेक्शन 1 भी कंप्लीट कर लिया इस कोड में से, और जो सेक्शन 2 थी जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पढ़े, जो जिसका नाम था मटेरियल्स वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, वो आज हमारी टोटल कंप्लीट हो जाएगी। तो कल से हम सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे हमारी IS कोड की। ठीक है, तो जो पार्ट 6 का जो पहला टॉपिक है आज का, आइए देखते हैं हम। वो है हमारा टोलरेंसेस ऑन प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब कि जो हम रीइंफोर्समेंट प्लेस करते हैं उनकी टोलरेंसेस होती हैं कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जो जो बच्चे PYQ लगा रहे होंगे उन्होंने इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा। तो जो पहला पॉइंट है टोलरेंसेस ऑन प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट का, उसका देखते हैं हम। फॉर इफेक्टिव डेप्थ 200 mm और लेस, मतलब कि जो अगर इफेक्टिव डेप्थ हमारी 200 mm है या 200 mm से कम है, तो उस टाइम पे जो टोलरेंस होगी प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट की, वो कितनी होगी? वो होगी हमारी +-10 mm। ठीक है, उसके बाद फॉर इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 mm, अगर हमारी इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 200 mm से ज़्यादा है, तो उस टाइम जो हमारी टोलरेंस होगी वो होगी हमारी +-15 mm। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 mm, ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आया था। क्वेश्चन सिंपल ऐसे ही जो एज इट इज आया था कि फॉर इफेक्टिव डेप्थ है, फॉर इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 mm है, तो बताइए टोलरेंस क्या होती है ऑन प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट की। तो इसका आंसर था +-15 mm। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारी टोलरेंस फॉर कवर, अब कवर के लिए भी टोलरेंस होती है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होती है। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एक्चुअल कंक्रीट कवर शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर। +10 से लेके 0 mm के बीच, +10 से लेके 0 mm तक होती है इसकी जो हमारी एक्चुअल कंक्रीट कवर की जो टोलरेंस होती है। ठीक है, अगर स्पेसिफाई होगा तो वेल ओके है, लेकिन अगर नहीं है तो एक्चुअल कंक्रीट कवर की जो हम टोलरेंस लेते हैं इससे ज्यादा हमारी डिविएट नहीं करनी चाहिए। किससे ज्यादा? +10 से लेके 0 के बीच में। ठीक है, +10 से 0। ठीक है, ये होगी हमारी टोलरेंस फॉर कवर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि टोलरेंस फॉर कवर बताओ, +10 0। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं ये माइनस का साइन नहीं है, ये ये एक तरीके की मैंने रेंज बताई है, +10 से 0 है यहाँ पर प्लस। ठीक है, कभी आ जाएगा +12 से +2, +12 से +13, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो +10 0 mm इन यहाँ पर हमारा होगा टोलरेंस फॉर कवर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है ये आपने जिन्होंने PYQ लगाए होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन काफी बार देखा होगा। ये है हमारा एज ए जनरल गाइडेंस द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट में बी टेकन एज 1.5 मीटर, मतलब कि जो मैक्सिमम परमिसिबल होती है, लिमिट होती है जो हमारी फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट की, वो हम कितनी लेते हैं? वो लेते हैं 1.5 मीटर। सेम एज इट इज ये स्टेटमेंट एग्जाम में आई हुई है। एज जनरल गाइडेंस द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट में बी टेकन एज, ऑप्शन थे 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, 1 मीटर, 0.7 मीटर। इसका आंसर है 1.5 मीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे सीरीज PYQ देखेंगे, तो मैं जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ना, अप टू पार्ट 5 जो आज का पार्ट 6 हो रहा है, आप देखना उसमें से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो कवर हुए हैं, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर इसमें हो गए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्यूरिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो एक तो सबसे पहले जो क्यूरिंग की डेफिनेशन ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो आइए पढ़ते हैं क्यूरिंग की डेफिनेशन। क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट वाइल्स मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। देखिए जो ये लाइन लिखी है ना, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि जो मॉइस्चर होता है जो क्यूरिंग में, उसको उसको लॉस होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है क्यूरिंग। वो कहाँ पर? कंक्रीट से। ठीक है, तो मतलब कि अगर
क्यूरिंग हम देंगे। आप क्यूरिंग को हम अपनी भाषा में बोलते हैं इसको तराई। तराई आपको पता है, तराई कहते हैं कि यार चलिए ये कंक्रीट का कुछ एलिमेंट बना है तो इसको हम तराई दे देते हैं, इसको हम पानी देते हैं, उसको हम कहेंगे क्यूरिंग। ताकि ये इसके जो हम पानी दें इसकी हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे। और अगर पानी नहीं देंगे ना तो देखना इसमें ना क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए जो हमारा मॉइस्चर है वो हमारा लॉस ना हो जाए तो हम क्यूरिंग करते हैं कि हमारा जो मॉइस्चर है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है, फ्रॉम द कंक्रीट, ठीक है। तो ये एज इट इज डेफिनेशन आई हुई है। कि मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आया था। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट वाइल्स मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी टेम्परेचर में इज कॉल्ड, ऑप्शन द क्यूरिंग, स्टैगिंग, फॉरगेटिंग, ऐसे कुछ था। तो इसका आंसर था क्यूरिंग, ठीक है। तो ये जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है ना, मतलब कि कंक्रीट से जो मॉइस्चर है वो लॉस ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए हम करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्यूरिंग, ठीक है। आई होप आप सबको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसकी भी कुछ वैल्यूज है, कुछ डाटा है, वो आपको याद रखना ही रखना है। एज पर IS 456, concrete members shall be kept under curing for a minimum period of 7 days for ordinary Portland cement and at least 10 days where mineral admixtures or blended cements are used। देखिए मतलब कि हमारा IS 456 कोड कहता है कि कम से कम 7 दिन की क्यूरिंग तो हमको करनी ही करनी है जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और अगर वहां पर हमारा कुछ एडमिक्सचर्स भी ऐड है और ब्लेंडेड सीमेंट यूज है तो उस केस में हमको कम से कम 10 दिन तो हमने क्यूरिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जब बताइए कि एज पर IS 456 कंक्रीट मेंबर शैल बी केप्ट अंडर क्यूरिंग फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 7 days फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब कि वैल्यू पूछी थी कि कितने दिन के लिए हम मिनिमम पीरियड रखते हैं क्यूरिंग का, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिनिमम से मिनिमम 7 दिन तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपने PYQ में देखा होगा कि यहाँ पूछा था वेयर मिनरल मिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट जहाँ यूज हो जाए तो वहां पर हम क्यूरिंग को मिनिमम कितने से कितने पीरियड में रखते ही रखते हैं, वो है एटलीस्ट 10 days तो रखते ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, अब जहां पर अब जहां पर ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन है वहां पर भी हम क्यूरिंग में कम से कम 10 दिन तो हम मिनिमम क्यूरिंग के पीरियड को रखते ही रखते हैं। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ क्यूरिंग शैल नॉट बी लेस देन 10 days फॉर कंक्रीट एक्सपोज टू ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशंस। आप PYQ देखना, सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि the period of curing for concrete exposed to dry and hot weather conditions shall not be less than, ऑप्शन था 7 days, 10 days, 14 days, 15 days। कम इसका आंसर है 10 days, मतलब कि 10 दिन से तो कम होने ही नहीं चाहिए, कम से कम 10 दिन तो होना ही होना है, ठीक है। क्यूरिंग लगातार हमको 10 दिन करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद अगला अगला एक ये भी है, इन द केस ऑफ कंक्रीट वेयर मिनरल एडमिक्सचर ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट्स आर यूज्ड इट इज रिकमेंडेड दैट अबव मिनिमम पीरियड में बी एक्सटेंडेड टू 14 days। देखिए अब जो हमारा कंडीशन थी ड्राई और हॉट वेदर कंडीशन, अगर इन इस केस के बीच में हम इन कंडीशन के बीच में हम मिनरल एडमिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट भी यूज कर देते हैं तो जो हमारा पीरियड ऑफ क्यूरिंग था पहले वो हमको 10 दिन था, अब हमको एक्सटेंड करके एक्सटेंड हो सकता है 14 days, ठीक है। तो मतलब कि फिर उस टाइम हमको 10 की जगह 14 days तो मिनिमम क्यूरिंग करनी ही करनी है हमको, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने तीनों पॉइंट यहाँ लिखे हैं ये तीनों पॉइंट एग्जाम में आए भी हुए हैं, तो ये आपको तीनों याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहला मैं आपको एक बता दूं, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है जो लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुए थे वहां पर एक ये क्वेश्चन आया था कि जहां पर वेयर एडमिक्स मिनरल एडमिक्सचर ब्लेंडेड सिमर्स आर यूज, तो वहां पर मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होगा, वो था हमारा 10 days, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि जहां पर पीरियड ऑफ क्यूरिंग बताओ जहां पर कंक्रीट हमारा एक्सपोज हो रहा है ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशंस में, तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, वो ये ऑप्शन आया था, ये था 10 days का। एक ये क्वेश्चन आया था और एक ये क्वेश्चन आया था जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और SSC JEE 2022 में ये स्टेटमेंट आई थी कि द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट while maintaining a certified temperature में is called curing, ठीक है। तो ये हमको हमारे कंक्रीट को एक तरीके की स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और एक तरीके जो क्रैक्स वगैरह डेवलप होते हैं ना उससे भी हम हमारे कंक्रीट को बचाता है ये क्यूरिंग। क्यूरिंग काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स काफी अच्छे से समझ आए होंगे और आपने ये तीनों के तीनों पॉइंट अपने कॉपी में नोट किए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक आज का।
वो है हमारा ये फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से भी आप अभी देख रहे होंगे एसएससी जेई 2023-24 का एग्जाम हुआ था, अभी आप देखना उनमें इससे एक इस टेबल में से एक एक क्वेश्चन जरूर आया ही आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ये हमारा क्लॉज है, क्लॉज 15.2.2, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कंक्रीट ऑफ द ईच ग्रेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग, ठीक है। हर ग्रेड की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंग है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इस टेबल में से क्वेश्चन कैसे पूछे हुए हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क मीटर क्यूब में दी है, और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने कितने हैं, ठीक है। अगर हमारी क्वांटिटी 1 से लेके 5 मीटर क्यूब के बीच में है तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 1, ठीक है। अगर हमारी क्वांटिटी 6 से लेके 15 मीटर क्यूब के बीच में है तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 2। अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट 16 से लेके 30 मीटर क्यूब के बीच में है तब हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 3। अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट 31 से लेके 50 के बीच में है तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 4। अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट 51 एंड अबव है, अगर 51 है या 51 से ज्यादा है तो 4+1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब और पार्ट देयर ऑफ। देखिए अगर 50 होगा तो 4 आएगा। अगर सपोज कीजिए 100 हो गया, अगर 100 हो गया 50 ऐड किए जा रहे हैं तो 4+1 5, ठीक है। अगर 150 हो गया तो 4+1 5 हो गया, फिर 5+1 6, ऐसे होगा। मतलब कि हर में एक एक ऐड होता चलेगा। देखिए लिखा ना यहाँ पर इन्होंने, फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब पार्ट वन पार्ट देयर ऑफ 4+1 हमको करना है, ईच एडिशनल में हमको करते करते चलना है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें से क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन आया था एसएससी जेई में कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट दिया है 6 से 15 मीटर क्यूब, बताइए इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आएंगे। इसमें नंबर ऑफ ऑप्शन थे 3 4 2 1, इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे 2। मतलब कि स्टेटमेंट एज इट इज आती है पेपर में, सीधा डायरेक्ट आई थी इसमें कि इतना सपोज कीजिए इतना दिया क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट 16 से लेके 30 के बीच में दिया है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आएंगे। अब इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे 3, ठीक है। आई होप ये आपको टेबल अच्छे से याद हो गया होगा। आपको ये टेबल अपनी कॉपी में नोट करना ही करना है। देखिए अभी हम ऑलमोस्ट अप टू 30 पेज तक आने वाले हैं आईएएस कोड के। अभी तक आप देखना मैंने जितने भी आपको जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 में पढ़ाया, सभी पूरा इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ाया है आईएएस कोड में। और अब पीवाईक्यू चेक कर लीजिए, अभी आज हमारा पार्ट 30 तक सारे पेज पेज कवर हो जाएंगे आईएएस कोड के। तो आप देखना पार्ट 30 पेज 30 तक हमने अभी तक जितने भी कवर किया है टॉपिक, वो किसी ना किसी एग्जाम में आए जरूर आए ही आए हुए हैं। आप एक बार पीवाईक्यू चेक करना जरूर, ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगला है हमारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग हॉट और कोल्ड वेदर द कंक्रीटिंग शुड बी डन एज पर द प्रोसीजर सेट आउट इन आईएस 7861 पार्ट 1 और 7 आईएस 786 पार्ट 2। मतलब कि जो हमारा कभी हमारा गर्मी और जो ठंडा हमारा वह मौसम होता है, तो जो हमारी कंक्रीटिंग होती है उन मौसमों में, तो वो होती है एज पर प्रोसीजर जो हमारा दिया हुआ इन आईएस कोडों में। क्या, IS 7861 पार्ट 1 और IS 76 पार्ट 2। अब आपसे पूछ सकते हैं कि हॉट और कोल्ड वेदर का बताइए आईएस कोड क्या होता है। आपको बोल देंगे IS 7862, IS 7863, IS 7864, IS 7861, तो इसका आंसर होगा IS 7861। तो ये आपको कोड पूछ सकते हैं, या आप कोड याद रखिएगा, तभी मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, द ट्रेमी पाइप शैल नॉट बी लेस देन 200 mm इन डायमीटर। मतलब कि जो हमारी ट्रेमी पाइप होती है ना, वो 200 mm की डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ कि बताइए कि ट्रेमी पाइप है जो, वो कितने डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन थे 200 300 400 500, तो इसका आंसर था 200 mm, ठीक है। अब अगला, द इंडिविजुअल वेरिएशन should not be more than how much percent of the average। the individual variation जो हमारी होनी चाहिए वो ±15% ऑफ द एवरेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये एवरेज क्या है, इंडिविजुअल वेरिएशन क्या है, ये हमारे जो हम क्यूब की टेस्टिंग करते हैं ना, मतलब कि हम 3 क्यूब्स की टेस्ट की एवरेज लेते हैं, जो हमारी कंप्रेस्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं 28 दिन की, तो जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो हमारी जो हम एवरेज लेते हैं ना तीनों का, उससे 15% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है, इस जो लाइन का मतलब है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ये सीमेंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन ये काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है।
उसके बाद अगला कुछ अगला देखते हैं, वेयर द मीन रेट ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट स्पेसिफाइड, जहां मीन रेट ऑफ सैम्पलिंग स्पेसिफाइड नहीं होगा, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट दैट फोर कंसेक्यूटिव टेस्ट रिप्रेजेंट शैल बी लिमिटेड टू 60 मीटर क्यूब। ठीक है, जहां पर मीन रेट ऑफ सैम्पलिंग स्पेसिफाइड नहीं होगा उस केस में जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी कंक्रीट की, जो फोर कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारी लिमिट होगी कितने तक, 60 मीटर के ऊपर। सेम स्टेटमेंट एक एई के एग्जाम में आई थी, यही सेम थी लिखी था, जहां लिखा था वेयर द मीन रेट ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट स्पेसिफाइड, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट दैट फोर कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स रिप्रेजेंट शैल बी लिमिटेड टू, ऑप्शन थे 40 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर था 60 मीटर क्यूब। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये चारों के जो चारों पॉइंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये जो थर्ड पॉइंट है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोर टेस्ट। ये कोर टेस्ट हमारा कंक्रीट के ऊपर होता है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है कोर टेस्ट का, वो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहला, द कोर्स शैल बी प्रिपेयर्ड एंड टेस्टेड एज डिस्क्राइब्ड इन IS 516। मतलब कि जो कोर्स होते हैं हमारे, जो प्रिपेयर्ड होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो हमारे डिस्क्राइब कौन से IS कोड में, IS 516। अब पूछ सकते हैं जो कोर्स का जो IS कोड होता है वो कौन से रिलेट होता है, वो होता है हमारा IS 516 के हिसाब से। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। अब SSC जेई 2023 का जो एग्जाम हुआ था, या 2024 का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये जो उसका फर्स्ट पार्ट है ना, ये आया था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा था पूरी स्टेटमेंट एज इट इज थी। कंक्रीट इन द मेंबर रिप्रेजेंटेड बाय कोर टेस्ट शैल बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इफ द एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कोर इज इक्वल टू एट लीस्ट 85% ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट स्पेसिफाइड फॉर द कोरस्पॉन्डिंग एज। ये जहाँ यहाँ तक स्टेटमेंट आई थी कि बोला था कंक्रीट, पूरी स्टेटमेंट यही थी कि कंक्रीट इन द मेंबर रिप्रेजेंटेड बाय कोर टेस्ट shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of the core is equal to at least how much percent of the cube strength of the grade of concrete specified for the corresponding age। यहाँ पर फिल अप था, तो इसका आंसर है 85%। और जब जब आपको बोले कि एंड नो इंडिविजुअल कोर हैज स्ट्रेंथ लेस देन 75%। ठीक है, मतलब कि अगर आपको मेंशन हो स्पेशली कि कोई भी इंडिविजुअल कोर की स्ट्रेंथ लेस देन, इतने से लेस देन नहीं होनी चाहिए, उसका आंसर आएगा 75%। अगर आपको इंडिविजुअल कोर के हिसाब से नहीं मेंशन, तब आपको मार्क करना है 85%, जो यहाँ पर स्टेटमेंट जो मैंने आपको पढ़ के बताई है 2 बार। ठीक है, अगर आपको मेंशन होगा कि नो इंडिविजुअल कोर हैज स्ट्रेंथ लेस देन, अब आपके केस में, अब उस केस में बताएंगे, उसका आंसर होगा 75%। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट है सेकंड वाला, ये SSC जे 2023 या 2024 में आ भी चुका है, और ये 85% वाला आया था। तो ये जो नो इंडिविजुअल कोर वाला है ना, ये किसी एई एग्जाम में आया था। आप एक बार एई एग्जाम के जो PYQ ना, एक बार वो भी चेक करना, जो स्टेट एई के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आया था, नो इंडिविजुअल कोर वाला। ठीक है, जब हम PYQ कवर करेंगे, तब हम एई जेई सब के कवर करेंगे, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तब वहां पर। ठीक है, अभी आप अपने कॉपी पे ये दोनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा एक टेस्ट होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में बताता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर यूज्ड टू ऑब्टेन एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कुछ मेथड्स होते हैं। उसका सबसे पहला मेथड अडॉप्टेड इंक्लूड, सबसे पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, फिर रीबाउंड हैमर टेस्ट, फिर एक होता है प्रो पेनिट्रेशन टेस्ट, एक होता है पुल आउट टेस्ट, एक होता है मेच्योरिटी टेस्ट। ठीक है, अब ये जितने भी टेस्ट हैं हम ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कंक्रीट के जो क्लासेस हैं, वो अभी हम आने वाले टाइम में काफी अनाउंसमेंट मैंने अभी करनी है। तो जब हम ये आने वाले टाइम में ये पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो तब हम इसको कवर करेंगे कि हर एक एक टेस्ट को, ये टेस्ट क्या क्या होता है, किस किस चीजों में यूज होता है, हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वहां पर कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का IS कोड क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और रिबाउंड हैमर टेस्ट का जो IS कोड होता है वो सेम होता है, 13311। लेकिन इनका जो पार्ट वाइज होता है वो डिफरेंट होता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का आई पार्ट होता है 1, और रीबाउंड हैमर का टेस्ट का जो पार्ट होता है 2। ये आपको याद रखना है।
कि एक तो आपको याद रखना कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्यों यूज करते हैं, मतलब किस लिए यूज होता है ये आपको याद रखना है। टू ऑब्टेन एस्टिमेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के जो मेथड्स कौन कौन से आते हैं इसके अंडर, तो एक तो आ गया हमारा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, एक आ गया हमारा रीबाउंड हैमर टेस्ट, और एक आ गया हमारा प्रो पेनिट्रेशन टेस्ट, एक आ गया पुल आउट, एक आ गया मैच्योरिटी। तो ये जो इन दोनों के जो आईएस कोड जहां पर मैंने मेंशन किए हैं वो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो हमने पेज 31 तक जो हमारी सेक्शन 3 थी आईएस कोड की, वो हमने सेक्शन 2 थी हमारी आईएस कोड की, वो कवर कर लिया। अब हम सेक्शन 3 के अंदर आएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे वो, जिसके अंदर आता है जनरल डिजाइन कंसिडरेशन जितनी भी आती हैं, अब हम वो कवर करेंगे कल से, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको जितने भी टॉपिक आज बताए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए ही हुए हैं, तो आपको ये सारे याद रखने ही रखने हैं, और आई होप कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे, इससे आपका ही फायदा होगा लास्ट में, ठीक है। तो आज का लेक्चर आज हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सबको मेरी तरफ से, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।